हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग अचीवमेंट्स ऑफ नैम के बारे में पढ़ेंगे। 1961 में नैम में 25 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया था और 2012 में ना 120 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ उस समय ऑब्जर्वर के रूप में भी आए, जैसे कि ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन और कई 3 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ने तो नैम को ज्वाइन भी किया। नैम का जो 5 मैं अचीवमेंट्स बताऊंगा आपको, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी। नैम ने सबसे पहला काम जो किया ना, 2 पावर ब्लॉक यूएसए और यूएसएसआर, उन दोनों के बीच में टेंशन कम कर दिया, जिसके चलते कोल्ड वॉर का एंड हुआ। दूसरा चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगेंस्ट द आर्म्स एक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि नैम ने क्या किया था कि जो मैड रेस था आर्म्स को बनाने के लिए कि मैं एटम बॉम्ब बनाऊंगा, मैं हाइड्रोजन बॉम्ब बनाऊंगा, मैं वो बॉम्ब बनाऊंगा, मैं हथियार बनाऊंगा, उस मैड रेस ऑफ आर्म्स एक्ट को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया, क्योंकि उसका पूरा का पूरा वो अगेंस्ट में था, क्योंकि हथियार नहीं बनाना है। वो स्लो डाउन हुआ ताकि कोल्ड वॉर के चलते हर कंट्री ये सोच रहा था कि मुझे भी हथियार बनाना होगा, मुझे भी अपनी रक्षा करने के लिए हथियार बनाना होगा। इससे क्या हुआ, एक हथियार बनाने पे ज़्यादा डिमांड हो गया और लोगों को देखने का जो देखभाल करना है कि कौन गरीब नेशंस का है क्या है, वो सब उस सब पे नज़र हट चुका था कि मेन यही चीज़ था कि हथियार बनाना है। तो ये नैम का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट में, नैम एक्टेड अगेंस्ट द आर्म्स रेस फॉर द सुपर पावर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स। जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, वो पूरा तरीके से इसके खिलाफ था कि वो आर्म्स मैड रेस के खिलाफ था आम। और इससे पहले भी मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया है। दूसरा चीज़ है कि नैम हैज़ सपोर्टेड द कॉज ऑफ इंटरनेशनल पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम। नैम ने 3 चीज़ को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, अपने ऑब्जेक्टिव्स में भी इसी चीज़ को रखा है उसने, इंटरनेशनल पीस, जस्टिस और फ्रीडम, और बहुत काम आया भी ये चीज़। बहुत लोगों ने इंडिया की तारीफ़ की और नैम की तारीफ़ की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, जो 3 चीज़ों को नैम ने रखा। चौथा पॉइंट है नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसका क्या मतलब है, नैम हमेशा एडवोकेट करता था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बेस्ड ऑन ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 2 कंट्री के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड हो। वही आगे जाके यूएन क्या कर लेके आता है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 2 देश के बीच में ट्रेड हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो। ऐसे नहीं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से ले लेता है और उसको पेमेंट ही नहीं होता है, ऐसे ना हो। इन दोनों चीज़ के बीच में ये चीज़ का कोऑपरेशन हो, एक दूसरे से ट्रेड हो। और इन सब की सुनवाई कौन करेगा, इन सब की सुनवाई नैम करेगा। नैम इस बात के लिए उठाता है कि 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होनी चाहिए। अच्छा, अगर जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड कर पाएगा अगर ट्रेड होगा। इस सब चीज़ को एक तरीके से नैम ऑर्गन का काम कर रहा था। किसका, यूएन के ऑर्गन का काम कर रहा था। जो यूएन वर्ल्ड पीस फैलाना चाह रहा था, वो काम भी नैम ही कर रहा था। इसी के चलते यूएन को बहुत मदद मिलता है। UNCTAD, यूएन टैड, इस चीज़ को लेके आने में। ये क्या है दोस्तों, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें ट्रेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड बनाया जाता है। पांचवा पॉइंट है कि नैम ने सभी डेवलप्ड कंट्रीज उस समय को रियलाइज करवाया कि कंटिन्यू डिप्रीवेशन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वुड अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर ओन प्रोस्पेरिटी। मतलब कि आकर जो तीसरा वर्ल्ड बन चुका था, पहले क्या था, 2 ही वर्ल्ड, यूएसए है या तो यूएसएसआर है। यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन है। इन 2 वर्ल्ड के अलावा कोई वर्ल्ड नहीं। नैम का प्रेजेंस इन दोनों को ये बता दिया, जता दिया कि हम नहीं रहेंगे ना तो इकोनॉमी भी असर होगा और तुम दोनों पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि तुम टीम किससे बनाओगे, लड़ोगे किससे, फिर तुम दोनों ही आपस में लड़ो, हम लोग नहीं साथ देंगे। अगर 2 लोग लड़ रहे हैं ना दोस्तों, अगर तीसरा भी इसके साथ मिल जाए, कोई चौथा उसके साथ मिल जाए, तो ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ती है। जब हम 2 लोग लड़ रहे हैं, उनसे अगर हम अपने ही आप को अलग कर दें तो लड़ाई उतनी देर नहीं चलेगी। तो वही नैम ने किया, बाकी सब कंट्री को लड़ाई से दूर रखा, कोल्ड वॉर से दूर रखा, और इसका फ़ायदा नैम को मिला। इसने टेंशन को ही नहीं कम किया, आने वाले बड़े से बड़े डिस्प्यूट को रोक दिया। इसी के चलते नैम का नाम है। अब फ्यूचर ऑफ नैम पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें नैम ने किया, लेकिन नैम को नैम में भी कुछ कंट्रीज़ थी, जैसे कि ईरान और इराक, ये मेंबर्स थे और इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया। तो नैम इसमें क्या करे, तो इसको सॉल्व करने में वो फेलियर रहा। दूसरा, अफ़गानिस्तान को जब सोवियत यूनियन ने 1979 में इन्वेड किया, उस समय भी नैम कुछ कर नहीं पाया, तब भी वो थोड़ा उतना कुछ नहीं कर पाया। तो इराक इन्वेडेड बाय यूएस लेड कोalition फोर्सेस 2003।
तो जब यूएस ने इराक में हमला किया तब भी नैम चुप रहा, नैम उतना कुछ नहीं कर पाया। तो कई सारी चीज़ हैं जो स्ट्रगल फेस करने पड़े नैम को भी। नैम वहाँ पर ब्रोडर कंसेप्ट लेके जो पीसफुल अग्रीमेंट था उसको लेके ही उतना खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं नैम को और भी बड़ा बनना था, बड़ा पावरफुल बना था, क्योंकि उसके मेंबर्स उतने सुपर पावर नहीं थे। अगर कोई एक मेंबर सुपर पावर होता, अगर इंडिया ही सुपर पावर होता नैम में, तो शायद वो इन तीन चीज़ को और ग्रेटर पावर से उठा सकता था, लेकिन क्योंकि वो नहीं था इसलिए वो उन तीन चीज़ों पे बात नहीं कर पाया। दूसरी बात है कि नैम में एक चीज़ उसने कहा था कि इकोनॉमिक इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ इन सब के डिसीजंस आते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में तो आप जानते ही हैं, वर्ल्ड बैंक सबको लोन देता है, आईएमएफ भी लोन देता है सबको, और डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें बातें होती हैं। तो ये इन सब ने अपने डिसीजंस, जो भी वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है या आईएमएफ से लोन लेता है, तो आईएमएफ से एक बार इंडिया लोन लेने गया था 1991 में। तो आईएमएफ ने एक शर्त रखी थी इंडिया के ऊपर। शर्त ये था डिसीजन कि भाई तुम अपनी इकोनॉमी को खोलो, मतलब कि आपका जो इकोनॉमी बंधा हुआ है ना, दूसरों के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो ना, वो सब खोलो। कई सारी चीज़ थी जो पॉलिसी इंडिया को मानना पड़ा आईएमएफ से, तब उसको लोन मिला। उसके बाद इंडिया कभी नहीं गया आईएमएफ के पास। उसके बाद इंडिया जो तेज़ी से बढ़ा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तेज़ी से बढ़ा है। तो ये जो एक इंटरफेरेंस हुआ ना वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ का, इसमें नैम कुछ नहीं कर पाया। हालांकि फिर भी नैम स्टिल कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव, डायनेमिक एंड कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट एम्ड एट अचीविंग यूनिवर्सल पीस। यूनिवर्सल पीस के लिए वो काम कर रहा है। और डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब कि जितने भी हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हुए या कुछ भी बनाए हुए उसको कम करो भाई साहब, उसकी गिनती को कम करो। आपने कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे आज से 5-6 साल पहले, और अभी भी अगर रिसेंट न्यूज़पेपर्स में, कि डिसआर्मामेंट करने के लिए बोला जा रहा है। वर्ल्ड लीडर्स आर सेइंग टू डिसआर्मामेंट देयर वेपन्स। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर हमेशा बोला जाता है कि उसको कम किया जाए, कि जितने लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बना लिए ना, अब उसको कम करो, अब ज़्यादा मत करो, उसको कम करो, नीचे करो। तो इसी के लिए ही नैम ऑब्जेक्टिव था, और नैम एकदम सक्सेसफुल ही रहा है अपने ज़्यादातर कामों में। ऑल क्रेडिट्स गोज टू द नैम मेंबर्स, देयर फाउंडिंग फादर्स, तो जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, टोरेंटिनो से जोसेफ, प्रेसिडेंट जोसेफ, और भी अदर मेंबर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। अगर वो उस समय इस यूएसए और यूएसएसआर के टीम में चल जाते ना, तो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को तो 90s में ही देख लेते। लेकिन क्योंकि नैम ने बहुत से कंट्रीज़ को आगे बढ़ाने का, बहुत कंट्रीज़ जो वॉर में इंगल्फ नहीं हुई, वो कंट्रीज़ को आगे बढ़ने का टाइम मिला इस नैम के चलते ही। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमें जानने के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि अगर आपको इसमें कुछ रिलेटेड डाउट्स है कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। ओके, थैंक यू।